सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम क्लास 10 की संजीव डैश स्क्वायर का मॉडल पेपर नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं 2025 का। उसका क्वेश्चन नंबर 4 खंड ब से। खंड ब में हमें यहाँ पे दिया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है और दर्शाना ये है कि 5 + 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हमें सिंपल सी चीज को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन हमेशा ही आता है परिमेय संख्याओं का। इनको हमें सबसे पहले ध्यान से शुरू करना है, क्योंकि आप जितनी चीजों को यहाँ पे ढंग से लिखोगे उतने ही नंबर मिलने वाला है। सबसे पहले दिया क्या है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जो पहले बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे थे उनमें हमें इतना डिफाइन करने की जरूरत नहीं थी, हमें सिर्फ टिक करना था। उसके लिए हम उस तरीके के लिए क्वेश्चन को करके देखते थे, ठीक है। और रेगिस्तान वाले जो सवाल थे उनमें भी यही चीजें थी। लेकिन अब हमें क्या करना है, इन सवालों को पूरा ढंग से डिफाइन करना पड़ेगा, तभी हमें अच्छे नंबर मिलेंगे। तो दिया है यहां पर कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। साथ में यहां किया गया है कि यहां पे हमें दिया गया माना है कि 5 + 2 √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है अपरिमेय है, लेकिन हम शुरू तो करते हैं ना उसको परिमेय संख्या मानकर, तो और ये मान ही रहे हैं हम तो हमें ये भी लिखना पड़ेगा। अब शुरू देखो कैसे करना है। हमारे पास यहाँ पे दिया गया है 5 + 2 √3 बराबर, इसको हम P/Q या A/B के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे जरूरी ना P/Q लिखो, आप A/B भी लिख सकते हैं, बट उसका एक कारण लिखना पड़ेगा वरना आपके नंबर कट जाएंगे। यहाँ पे आप P/Q या A/B जो भी लिखे, जो बट्टे में आपने लिखा है ना उसको यहाँ पे लिखना और बताना है ये 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कारण भी लिखने पड़ेंगे कि आपने जो यहाँ पे P और Q या A/B आपने जो मानना है साथ में, ये दिया हुआ नहीं था एक्चुअली। तो ये अगर आपने मानना है तो ये क्या चीज है ये भी हमें लिखना पड़ेगा। हम यहां लिख सकते हैं कि यहां P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं कि P और वह Q पूर्णांक है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे वही लिखिएगा जो आप यहाँ मान रहे हैं, A/B या P/Q जो भी है, ठीक है। इन कारण के नंबर मिलते हैं, वरना अगर ये कारण नहीं लिखोगे तो आपका सवाल सही होने पे भी नंबर कट जाते हैं। अब सिंपल ध्यान में रखो, इस सवाल में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो हमें √3 को इधर रखना है क्योंकि वो हमें अपरिमेय पहले से दी गई है, बाकी सबको उधर ट्रांसफर करना है। तो देखो हमें क्या करना है, पहले हम ये जो प्लस का 5 उधर ट्रांसफर करते हैं, तो 2 √3 यहीं पे रखेंगे, P/Q इधर था, ये प्लस का 5 इधर आए किसका हो जाएगा, माइनस का। और बट्टे में कुछ नहीं है, तो बट्टे वाली संख्या का जब भी प्लस माइनस हो क्या लेते हैं हम लेते हैं एलसीएम। तो देखो 2/√3 बराबर है, यहाँ Q और 1 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो Q ही आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पे हमें पता है कि इसका पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर ऊपर वाले से गुणा करके यानी मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ठीक है। तो Q का Q में भाग एक बार जाएगा और 1 की गुणा P से करने पे P आएगा, माइनस 1 का Q में भाग 1 Q जाएगा और Q की 5 से गुणा करने पे क्या आएगा, 5Q। सिंपल, अगर आप समझे कंफ्यूज नहीं होना है तो इसकी इससे गुणा कर दो, एक बार P से P और 5 की Q से कर दो, 5Q आ जाएगा। अब देखो ये हो गया सॉल्यूशन। अब हमें √3 को इधर रखना है, बाकी संख्या को तो उधर भेजना है। तो √3 मैंने रख दिया, इधर P - 5Q बट्टे में Q था। अब जो ये 2 गुणा में था वो हमने ट्रांसफर कर दिया उधर भाग में, ठीक है। वो उधर किस में चला गया, भाग में चला गया। तो अब ध्यान से एक चीज देखिए कि अब यहां पर इससे ज्यादा हम इसका सॉल्यूशन तो कर नहीं सकते। क्यों, क्योंकि इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें यहां पर दिया गया था √3 एक अपरिमेय संख्या, और क्योंकि ये यहां पे दिया हुआ है √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। एक चीज ध्यान रखना, अपरिमेय संख्या जिसको हम परिमेय मान रहे हैं उसके बराबर कभी आती नहीं है। याद ये हमेशा रखने वाली चीज है कि अगर एक तरफ अपरिमेय है और दूसरी तरफ हम परिमेय सिद्ध करना चाहते हैं और उसको हम आगे लेके चल रहे हैं, तो वो कभी इक्वल नहीं आएगी, वो कभी परिमेय नहीं हो सकती है, क्योंकि अपरिमेय के बराबर में परिमेय संख्या बराबर नहीं आ सकती। तो अब हमें सिंपली यहाँ पे लिख देना है कि हमने क्या माना था, P/Q को पूर्णांक लेते हुए हमने माना था ये जो 5 + 2 √3 परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन यहां पे हम लिख देंगे यह विरोधाभास है,
इंग्लिश वाले आप कॉन्ट्रडिक्शन लिखेंगे कि 5 + 2 √3 एक परिमेय संख्या है। यह गलत कल्पना है, अतः 5 + 2 √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्या होगा? कंप्लीट हो पाएगा। तो इसमें हम जो भी हमारी जो जानकारियां उसको अगर नहीं लिखेंगे तो ये हमारा आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, देखो ये दूसरी प्रश्नावली का सवाल है। इसमें हमें दिया गया द्विघात बहुपद जो है वो ज्ञात करना, उसके शून्यक हमारे पास है। देखो हमने काफी बार शून्यक भी निकाले हैं, आज वो शून्यक हमें दिए हुए हैं और इससे वापस वो जो हमारी समीकरण होती है द्विघात बहुपद की वो हमें बनानी है। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी द्विघात बहुपद ना हो हमें बनाना हो और उसके शून्यक हमें दे दिए गए हो, तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला देख लो, कह लो आप, चाहे कुछ भी कह लो, ये याद रखना है कि सबसे पहले तो द्विघात पद है तो उसमें 2 घात वाली यानी स्क्वायर वाले पहले x² आएगा, फिर हमें यहाँ पे माइनस लगाना हमेशा, और उसके बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ पर ये होता है अल्फा और बीटा, जो आपने शून्यंकों का योग और गुणांक जब निकाले थे तो आपने निकाला होगा। तो ये हमारा अल्फा और बीटा, इसका टोटल योग और साथ में गुणा में x और प्लस में अल्फा और बीटा जो होता है उसका गुणांक हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, यहां पर हमारे पास क्या है, x² तो एज इट इज रहेगा, माइनस अल्फा और बीटा का योग, योग हमारे सामने यहां पर दिया गया है, कितना है, एक है अल्फा शून्यक ये रहा √3, प्लस में बीटा भी कितना है √3, बट किसका है, माइनस का √3 है। ब्रैकेट में चेंज कर देता हूं क्योंकि यहाँ पे ये भी ब्रैकेट में आएगा क्योंकि माइनस है इसलिए साथ में, फिर गुणा में x और प्लस में अल्फा और बीटा की गुणा, तो अल्फा हमारे पास है √3 और गुणा में है बीटा हमारे पास माइनस √3। तो देखो x² है माइनस, अब इसको सॉल्व करो, √3 प्लस माइनस माइनस √3 x और प्लस में क्या था ये, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट ही चालू रहेगा क्योंकि x बाहर है, दोनों के साथ है, और √3 की गुणा जब √3 से करते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा यहाँ पर 3, पर प्लस और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, अब देखो x² है, यहां पे ध्यान से देखिए √3 से √3 क्या आ गया, क्रॉस, और यहाँ पे क्या बचा 0, 0 की गुणा x से करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आने वाला है, और माइनस में 3। तो अब ध्यान से देखिए x² है, ये 0 समाप्त हो गया क्योंकि है ही बचा ही नहीं है, बचा क्या माइनस का 3, तो ये हमारा बहुपद बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पे हमें दिया गया है एक लैंग्वेज वाला सवाल है, दो संख्याओं का अंतर दिया गया है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुना से 4 अधिक का संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है इस लैंग्वेज वाले सवाल में, तो इसे भी ध्यान से आप समझ लीजिए, इसको स्टेप बाय स्टेप ही ध्यान रखना, हमें एक्स्ट्रा कुछ ध्यान नहीं देना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज क्लियर होगी, दो संख्याएं हैं तो मुझे मानना तो पड़ेगा पहली संख्या को भी और दूसरी संख्या को भी, पहली संख्या, चलो ठीक है, फिर हो गई दूसरी संख्या, क्योंकि दी हुई नहीं है तो मानना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो पहले मैंने x मान लिया, y मान लिया, वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी मानो, a b x y जो मानना मानिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे हमें दिया गया है कि दोनों संख्या का अंतर 26 है, दोनों संख्या का अंतर यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर डिफरेंस कितना है 26 है, ये समीकरण 1 बन गई आपकी। दूसरे में ध्यान से देखो, अगली बार वो कह रहा है जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या के 3 गुना से 4 अधिक है। देखो इसको एक को हमें बड़ी और एक को छोटी हमें लेना है। ठीक है, तो मैं लेता हूं जो आगे वाली है वो छोटी और बाद वाली बड़ी होने वाली है, सिंपल सी बात है। तो छोटी संख्या मेरे लिए x है और बड़ी संख्या मेरे लिए y है। अब सिंपल चीज क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो हमारी बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या से 3 गुना से 4 अधिक है,
3 गुणा से 4 अधिक है, 3 गुणा से 4 अधिक है, ठीक है। एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुणा से 4 अधिक है, बड़ी छोटी बाद में आ जाएगी। हमने एक बार, चलो बड़ी छोटी किसी को नहीं माना है, हमने सिंपली देखा है दोनों संख्या हमारे पास थी, हमने देख लिया कि एक संख्या जो निकल जाएगी वो छोटी निकल जाएगी, एक बड़ी निकल जाएगी, और बड़ी संख्या छोटी संख्या से 3 गुणा से 4 अधिक है, तो ये आ गई हमारी 3y + 4। अगर आप इसको छोटी इसको बड़ी बनाना चाहते हो तो आप इसके लिए x के साथ भी 3 गुणा से 4 अधिक कर लेना, y को बराबर में रख लेना, दोनों संख्याएं आ जाएगी, एक छोटी और एक बड़ी, वो आपके सामने रहेगी। तो इस सवाल में अब ध्यान से देखो, ये हमारी बन गई समीकरण नंबर 2। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, इसमें एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि आपको यहां पे जो समीकरण 1 और 2 है उसका ध्यान देना है। यहां पे समीकरण 2 का जो मान है, ये रही समीकरण 2, इसका जो मान है वह समीकरण 1 में रखने पर, देखो दोनों समीकरण आप प्रतिस्थापन से करो, विस्थापन से करो, विलोपन से करो, किसी विधि से कर सकते हो। हमने सिंपली क्या किया, जो हमारा x का मान आ रहा है वो हमने समीकरण 1 में रख लिया। तो देखो x की जगह हम ये रख सकते हो, तो समीकरण 1 ये थी, तो x की जगह मैं ये रख लूं क्योंकि x के बराबर ही है, 3y + 4, बाकी एज इट इज माइनस का y बराबर का 26, वैसे का वैसे रहेगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले y का सोल्यूशन करते हैं, 3y और माइनस का y, 3y में से 1y माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2y। 26 था, ये प्लस का 4 इधर आया तो किसका आ जाएगा, माइनस का, तो 2y बराबर क्या आया, 22। अब देखो y अकेला रह गया, ये 2 जो गुणा में था कहां चला गया, भाग में, तो y बराबर कितना आ गया, 11। एक संख्या तो आ गई हमारे पास, छोटी संख्या सामने है। अब देखो यदि y बराबर 11 है तो हमें क्या करना है, ये y का मान समीकरण 1 में रख लो या 2 में रख लो, किसी में भी रख लो आप, आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो ध्यान से देखो समीकरण 1 ही है रही, आप किसी में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। x एज इट इज रहेगा, y की जगह मैंने y का मान 11 रख दिया, बराबर में क्या था, 26, समीकरण 1। तो देखो x रह गया 26 था, ये माइनस का 11 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 11, यानी x बराबर कितना आ गया, 37। तो हमसे पूछा गया था दोनों संख्या एक थी x एक थी y, x आ गई है 37, y आ गई है 11, दोनों का अंतर देख लो, 26 आ रहा है। और जो छोटी संख्या से बड़ी संख्या आप देख लो, 3 गुणा से 4 अधिक भी आ रही है, 11 × 33, और 4 अधिक भी आ रही है। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा, ये प्रथम 200 पूर्णांक है प्लस के, उनका योगफल ज्ञात करना है। तो ये सवाल हमारा प्रश्नावली 5 से समांतर श्रेणी यानी एपी का बन रहा है। प्रथम 200 धन पूर्णांक है, इसका मतलब ये हो गया 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4, फिर आगे ये प्रोसेस चलता रहा, कहाँ तक जाएगा, 200 तक, और इन सब का योगफल ज्ञात करना है यानी एसएन ज्ञात करना है। तो देखो पहले हमारे पास क्या बन रहा है, a1, d हमारे पास क्या बन रहा है, d, वैसे तो हमें d की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमें आखिरी पद भी दिया हुआ है। एक चीज ध्यान रखना, पहला पद और आखिरी पद दे दिया जाए, अभी आखिरी पद कितना है हमें नहीं पता है, ठीक है, लेकिन ये एक चीज क्लियर हो गई है कि an हमारे पास कितना आ गया है, 200 आ गया, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये an हमारे सामने कितना है, 200 आया हुआ है। अब इस सभी का हमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है, यानी क्या ज्ञात करना है, हमें एसएन ज्ञात करना है। तो ध्यान से रखना, ये संख्या 1 से शुरू हो रही थी, 200 तक जा रही थी, तो ये टोटल संख्या भी 200 हो गई थी, और 200 पद का मान भी 200 हो गया था, तो ये पद भी 200 है और 200 पद का मान भी, यानी en यानी उसका मान भी कितना, 200 है, तो ये पद 200 है। तो यहाँ पे एसएन यानी कि S200 हमें ज्ञात करना है। और एसएन का फॉर्मूला वैसे आप सभी को आता होगा, लेकिन मैं बता दूं, जब प्रथम पद और आखिरी पद दोनों दिए हुए हो तो होता है n/2, a + an भी बोल सकते हैं या इसे l भी बोल सकते हैं, a + l से भी होता है। तो देखो sn यानी 200वां पद, 200वां पद n/2, a पहला पद 1 और an यानी 200वां पद का मान भी कितना आ रहा है, 200 आ रहा है, ठीक है। तो देखो
2 से 200 जाएगा 100 बार। ब्रैकेट में ध्यान से देखो, 1 + 200 हो रहा है 201। ब्रैकेट और बाहर जब कोई निशानी है तो गुणा ही होता है। 100 की गुणा 201 से करनी है हमें, सिंपल है, 0 0 एजीटी जाएगा और 200 एकम 200, 201 एकम 201, तो ये आ गया हमारा 200 पदों का योग। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 8, आकृति आपके सामने और आकृति के अंदर हमें यहां पर दिया ये गया है कि एक त्रिभुज के अंदर भुजा BC और PQ समांतर है और उसके अंदर आपको कहीं AP नजर आ रहा है तो वो दिया गया 4 सेमी है, ये यहां पर 4 सेमी है। साथ में AQ 5 सेमी है, QC ये रहा 2.5 सेमी है और PB हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो, जब समांतर भुजाएं हो, ये 6ठी प्रश्नावली का सवाल है। समांतर भुजाएं हमेशा जो ये भुजाएं होती है इनको समान अनुपात में ही विभाजित करती है। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं आंसर में साथ में कि भुजाएं यदि यहां पर आपके सामने है भुजा, एक है BC और एक है PQ, ये क्या है, समांतर है, तो समांतर भुजाओं के संगत भाग समानुपाती होते हैं। यानी कि इधर वाला ये AQ बट्टे में होएगा इस वाले भाग QC के, और इधर बराबर होगा AQ के AP और बट्टे में QC के PB। ये वाला भाग इस वाले भाग के और ये वाला भाग इस वाले भाग के अनुपात में समान आता है। तो देखो AQ हमारे पास कितना है 5, QC हमारे पास कितना है 2.5, 2.5, AP हमारे पास कितना है 4 और PB हमें पता नहीं है, वो हमें निकालना है। तो देखो यहां पर जो PB भाग में है वो बराबर से इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में PB, ठीक है। और जो ये 4 है और ये इधर जो 2.5 2.5 भाग में है उधर कहां जाएगा, गुणा में। तो ध्यान से देखो यहां पे बच्चा है PB बराबर 4 की गुणा जब आप 2.5 से करते हो तो उतर आता है 10, और ये 5 2 बराबर से इधर गुणा में, बराबर को उधर किस में जाएगा, भाग में। तो PB बराबर क्या आएगा, 2 सेमी आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है।